देखो, अगर थोड़ी देर में स्किप करने का इरादा हो तो अभी ही चले जाओ। क्यों अपना टाइम बर्बाद करोगे फालतू में। लेक्चर में वही है जो थंबनेल पे पढ़ा है, वही पढ़ाना है मुझे। जादू कोई कर नहीं पाऊंगा ज़िंदगी के साथ तुम्हारे। अगर इसके बावजूद भी तुम पढ़ना चाहते हो तो अब कंटिन्यू करना, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसा भी हाल चाल है कमेंट में बता सकते हो। सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट मैंने पढ़ा दिया है। यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन, डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन, जो कि बाइनरी बाइनरी मिक्सचर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद सॉल्यूशन को ही हमें डिटेल में पढ़ना था, तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस पहले बताया। इसके बाद मैंने क्या किया, आपको सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ नापने के लिए जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म होते हैं वो बताए। और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब सारे कंसंट्रेशन टर्म, 7 कंसंट्रेशन टर्म, और उन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको मैंने बताया। तो यहाँ तक का काम हो चुका है। अब क्या करेंगे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर का पहले एजेंडा समझ लेते हैं। एजेंडा डिसाइड करके चलेंगे आगे, ठीक है। देखते हैं। रंग रूप बदलने पहले यहाँ से, ठीक है। तो एजेंडा क्या रहेगा आज का। चलिए एजेंडा डिसाइड करते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू टर्म्स रिलेटेड टू सॉल्यूशन एंड इट्स स्टडी। वो सारे टर्म्स के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि टर्म्स जब नहीं जानता है इंसान, तो जब आगे पढ़ाने चलो और वो टर्म्स का इस्तेमाल करते रहो किसी परिभाषा में या बताते समय, तो वहीं मोटिवेशन डाउन होता है। तो आदमी वहाँ पर भागने की कोशिश करता है, पढ़ नहीं पाता है। तो टर्म्स रिलेटेड टू सॉल्यूशंस एंड इट्स स्टडी, पहला एजेंडा ये है। दूसरा जो एजेंडा रहेगा वो रहेगा एक, हाँ एक चीज़ और डिस्कस करनी थी। देखो, मोलैरिटी मोलैलिटी डेंसिटी वाले मोलैरिटी मोलैलिटी के क्वेश्चन सब मैंने तुमको करा दिए हैं कल। लेकिन तुम लोग को अच्छे से मालूम है कि जब भी मोलैरिटी मोलैलिटी और डेंसिटी तीनों चीज़ें साथ में आ जाती हैं सवाल में, एक ही सवाल में, तो आपका दिमाग घूमता है। तो आज हम क्या करेंगे, हम ऐसे सवालों को, मतलब कितना ज़्यादा मज़ा आएगा अगर हम उन सवालों को 10 सेकंड में करना सीख ले तो उससे रिलेटेड हम आज आपको एक ट्रिक बताएंगे, बाद में बताएंगे। तो एक ये काम कर देंगे आपका छोटा सा, कि कैसे आप ऐसे टाइप के सवाल को जल्दी से लगाओ। इसी पे डिपेंडेंट नहीं हो जाना है, लेकिन एडिशनल के तौर पे रख सकते हो। और थर्ड क्वेश्चन, मतलब थर्ड जो हमारा एजेंडा रहेगा वो रहेगा हेनरीज लॉ को समझना। हेनरीज लॉ को आ, अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी होने लगी, मुझे लगा कि नहीं वीडियो काफ़ी बड़ी होती जा रही है, तो उस सिनेरियो में मेरे भाई हेनरी लॉ को फेंकेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इस लेक्चर में फिर जो है स्टार्टिंग के जो दो एजेंडा हैं उन पे ही काम कर पाएंगे, ठीक है। तो इतनी सी बात हो गई, ठीक है। हाँ भाई, चलिए अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं अपना आज का जितना भी प्रोग्राम है, शुरू करते हैं दिखाना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगा लेंगे, टर्म्स रिलेटेड टू टर्म्स रिलेटेड टू सॉल्यूशन एंड इट्स स्टडी। ठीक है मेरे भाई, एक एक करके सोचेंगे मोहब्बत से, और मोहब्बत के साथ जवाब निकालेंगे कि कौन कौन से टर्म्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है जानने की, ठीक है, इसकी पढ़ाई के दौरान। ठीक है भाई, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है उसको दिमाग में दोहराते हैं थोड़ा, दिमाग में कि कैसे सॉल्यूशन बनता है। सॉल्वेंट होता है, उसमें डालते हैं सल्यूट, फिर घोलते हैं, घोलते हैं। ये पहला वर्ड आ गया डिसोल्यूशन। सबसे पहला वर्ड क्या आ गया, पहला टर्म डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन क्या होता है पता ही है आपको। सॉल्यूट पार्टिकल को सॉल्वेंट में डालना, जिससे कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे अपने मैक्रोस्कोपिक वर्जन से, मतलब बड़े वर्जन से माइक्रोस्कोपिक वर्जन में जाने लगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। क्या आप में से कोई डिसोल्यूशन का ऑपोजिट वर्ड बता सकता है क्या। अगर बता सकता है तो बताए, खुद को अपने आप को ही बताना, यहाँ तो अनफेयर हो जाएगा फिर गेम। तो डिसोल्यूशन का अपोजिट वर्ड सोचना एक बार कि क्या होता है, मैं भी बताता हूँ। डिसोल्यूशन का अपोजिट वर्ड होता है, फील भी आ जाएगा तुम्हें, क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन में क्या होता है, चीज़ें बड़े लेवल से टूट टूट के माइक्रोस्कोपिक लेवल में जा रही होती हैं। और इसी के अपोजिट क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, छोटे छोटे जो सल्यूट पार्टिकल जो ऑलरेडी डिजॉल्व हैं वो आपस में एग्रीगेट हो रहे होते हैं।
एग्रीगेट हो रहे होते हैं, कॉगुलेट हो रहे होते हैं और इकट्ठा होके फिर क्या करते हैं, क्रिस्टल का निर्माण कर देते हैं। सेकंड टर्म क्या हो गया भैया? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन। चलो तुमको मैं एक काम करता हूँ भाई, इसको थोड़ा सा जो है चित्र वगैरह के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये कोई एक बड़ी सी चीज़ है, ठीक है, मान लिया सॉल्ट है। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये अपने आप को ब्रेक डाउन कर करके छोटे 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 पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता जा रहा है। इन पार्टिकल का साइज़ आप मान सकते हो 1 माइक्रोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर की रेंज में हो गया है। और ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि ये किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व है, किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व है। अच्छा ये भी याद रखना कि ऐसा नहीं होता कि कोई भी सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में डिसाइड हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आज मेरे शब्द गलत हो रहे हैं शायद, गॉड नोस। तो ऐसा नहीं कि कोई भी सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में जाके डिज़ोल्व हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है ऐसा। वो एक कॉन्सेप्ट होता है लाइक्स डिज़ोल्व लाइक, और सॉलिबिलिटी का पूरा एक कॉन्सेप्ट है जो कि 11th में होता है कुछ पार्ट, बाकी आप आगे भी पढ़ सकते हो। उसके भी यहाँ पे पता चलता है कि कौन किसके साथ डिज़ोल्व होगा। चलो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि सॉल्ट हमारा एक लार्ज वर्जन में था और वहाँ से छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक होता चला गया। जैसे हमने इसको इसके अंदर इस बड़े से सॉल्ट को हमने इस सॉल्वेंट के अंदर भेजा तो आगे चल के इसका हाल कुछ ऐसा हो गया। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन, ठीक है, ये तो हो गया डिसोल्यूशन। अब यहाँ से हमें समझना है कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। हमको समझना है क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो समझना ध्यान से, यहाँ से यहाँ एक नया फिगर बना लेते हैं फिर समझाते हैं आपको, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें और यकीन मानो अभी तो तुम्हें ख़राब लग रहा होगा कि यार इतनी लंबी वीडियो है, इसमें मैं तो अभी इतना देखा हूँ, इतना टाइम बर्बाद भी कर रहा हूँ इस नए छोकरे के ऊपर। तो मेरा यकीन मानो पूरा लेक्चर देख लोगे उसके बाद तुम बहुत प्राउडली यहाँ से जाओगे। इसलिए नहीं क्योंकि तुमने मुझसे पढ़ा है, बल्कि इसलिए प्राउडली जाओगे क्योंकि तुमने पढ़ा है। पढ़ना ही अपने आप में एक प्राउड की बात है मेरे भाई। आधे घंटे 1 घंटे से तुम एक लेक्चर ख़त्म करते हो अच्छे से पढ़ के, फिर बहुत गजब नींद आती है और बहुत सेटिस्फैक्शन होता है अंदर, ठीक है ना। चलो यहाँ पर फिर से बनाते हैं और देखते हैं क्या मामला है। देखो ये तो हमने बना दिया अपना सॉल्वेंट, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है, उसको थोड़ा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। देखो ये छोटे छोटे सोल्यूट पार्टिकल हैं जो 1 माइक्रोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर के बीच में इनका साइज है। अब ये आगे बढ़ा और आगे बढ़ के जाके इससे टकराया। इसके पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि सोल्यूशन का पार्ट है। तो ये जाके इससे टकराया, ये इससे टकराया, सब आपस में टकरा रहे हैं। और टकराते टकराते क्या हो रहा है, बाहर की जो इसको कंडीशन मिल रही है, टेम्परेचर, प्रेशर, जाहिर सी बात है हर कंडीशन पे तो क्रिस्टलाइजेशन होता नहीं है। इस समय इसको ऐसी कंडीशंस मिल रही होती हैं कि ये आपस में टकराते जाते हैं और टकरा टकरा के धीरे धीरे एग्रीगेट होते जाते हैं, कॉगुलेट होते जाते हैं। और इसके फलस्वरूप वो एक क्रिस्टल का निर्माण कर देते हैं, क्रिस्टल को फॉर्म कर देते हैं पूरी तरीके से। एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने 2 टर्म डिस्कस कर लिए, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं तीसरे टर्म पे, थर्ड। शुरू करते हैं थर्ड टर्म, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सल्यूट का कोई लिखेंगे नहीं यार कुछ, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है सब ना कि लिखा भी जाए इसको। तो सल्यूट का कोई गिवन अमाउंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते जाएं तब तक जब तक वो डिसॉल्व होता रहे, इस फिनोमेना को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। जितना भी मतलब वो डिसॉल्व हो जाएगा उस पूरे अमाउंट को हम सॉल्युबिलिटी कहेंगे कि हाँ भैया वो उस सोल्यूशन में सल्यूट की सॉल्युबिलिटी है। कब तक डिसॉल्व करते रहना है? जब तक वो, जितना वो डिसॉल्व हो पाए। जैसे कि पानी लेते हैं, चीनी लेते हैं और टेम्परेचर रखते हैं रूम टेम्परेचर, तो एक अमाउंट फिक्स होगा कि एक गिलास में इतनी ही चीनी घुल पाएगी भाई, जो भी हो 30-40 ग्राम, उससे ज़्यादा वो नहीं घुलेगी। एक समय के बाद तो घुलना बंद हो जाएगी। तो जितना अमाउंट उसका घुल गया था हमारे पानी में, वो कहलाएगा सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूशन।
हाँ, सॉलिबिलिटी को चेंज किया जा सकता है, मतलब ये जो सॉलिबिलिटी की वैल्यू है इसको बदला जा सकता है। कैसे? टेम्परेचर को बढ़ा के। टेम्परेचर और प्रेशर यानी कंडीशन, पढ़ी लिखी भाषा में पूरा कंडीशन बोला करो। टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, ये तीनों चीज़ों को कंबाइंड तौर पे कंडीशन कहते हैं। तो अगर हम कंडीशन ही बदल देंगे तब तो हम कर सकते हैं इसको चेंज, कोई दिक्कत नहीं है, तब नहीं दिक्कत आएगी। लेकिन एक कंडीशन अगर हम कांस्टेंट कर लें, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम कांस्टेंट कर लें, तो किसी भी लिक्विड में जो सॉल्यूट डिजॉल्व होने वाला है उसका अमाउंट फिक्स्ड है, उसका अमाउंट फिक्स्ड है। और जितना वो डिजॉल्व हो जा रहा है वो कहलाएगा उस सॉल्यूशन की सॉलिबिलिटी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो सॉल्बिलिटी आप समझ गए, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉल्बिलिटी का अमाउंट बढ़ता जाता है। इस पे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ क्लास में, कि जैसे चाशनी जब बनती है भाई, होली वगैरह पहले आती थी, हमारा भी परिवार हुआ करता था बड़ा सा, तो घर में बनता था, या एक जो है एक चीज़ बनती थी, खुरमा बोलते हैं उसको, अब बहुत सारे लोग उसको शक्कर पारा भी बोलते हैं। तो वो एग्जाम्पल में जो हमें हमेशा आता है कि जब भी घर में शक्कर पारा मम्मी लोग बनाने का प्रयास करती हैं, तो देखते हो तुम कि उनको पता है कि अगर हम पानी में चीनी घोलेंगे, समझो मेरी बात को, पानी में चीनी घोलेंगे तो ज़्यादा नहीं घुलेगी, तो इसी वजह से उसको हीट देते हैं वो पहले, मतलब एक कढ़ाई में भर के उसको गर्म करते रहते हैं कंटिन्यू। उस गर्म करने से होता क्या है कि सॉलिबिलिटी की वैल्यू जो है, क्योंकि कंडीशन बदल रही है तो सॉलिबिलिटी की वैल्यू भी हर समय बदल रही है। तो मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व जितना हो पाएगा किसी भी किसी भी सॉल्वेंट में, सल्यूट का, उसको हम कहेंगे सॉलिबिलिटी, ठीक है। तो थर्ड टॉपिक भी हो गया। ठीक है भैया, चलो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक बात और रखना, एक बात और याद रखना कि सॉल्बिलिटी में जो होता है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। क्या मतलब बताया मैंने, बताता हूँ, समझाता हूँ इसको नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। देखो यार, बताता हूँ तुम्हें। मैंने अभी बोला केमिस्ट्री बहुत आसान नहीं है, थोड़ी सी टफ है। तभी तक आसान है जब तक हम उसको अधूरा अधूरा पढ़ रहे हो, और जबरदस्ती उसको आसान समझने की कोशिश कर रहे हो। है तो वो ठीक ठाक सी लेवल की। तो जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कैसे इक्विलिब्रियम में है सॉल्बिलिटी की प्रोसेस। देखो, जब हमने तुमको बताया, देखो अभी मैं पूरा एग्जांपल से पूरा जो भी सिचुएशन बोला है उसको यहाँ पे बना के कोशिश करता हूँ समझाने की। जैसे मान लो हमने इसमें डाला चीनी, ठीक है, इतना बड़ा टुकड़ा डाला, और ये अच्छे से इसमें डिजॉल्व हो गया। फिर हमने क्या किया, हमने इसमें और चीनी डाला, थोड़ा सा चीनी और डाला, ये भी इसमें डिजॉल्व हो गया अच्छे से, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने इसमें और चीनी डाला, और हमने पाया कि जो है ये भी डिजॉल्व हो गया। अब क्या हो रहा है कि हमने जब इसमें अगली बार और चीनी डाला तो वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है, वो डिजॉल्व नहीं हो रहा, उसका थोड़ा सा हिस्सा डिजॉल्व हुआ, बाकी डिजॉल्व नहीं हो रहा है। और ऐसा सच में होता है, यही यही चीज़ होती है रियलिटी में, कि एक हद तक डिजॉल्व होगा। याद रखना, बाहर की जो कंडीशन है वो कांस्टेंट है। कंडीशन कांस्टेंट बोले तो टेम्परेचर कांस्टेंट, और हम जिस दुनिया में रहते हैं, जहाँ पर भी रहते हैं, वहाँ का प्रेशर हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। और वॉल्यूम तो क्योंकि बर्तन फिक्स है तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट। इन तीनों वर्ड को अगर साइमल्टेनियसली एक साथ बोलना हो तो उसको बोलेंगे कंडीशन। हाँ भाई, अब वर्ड नहीं स्लिप हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाई, ठीक है। हाँ, तो अब तुमको हम समझाते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि अब और चीनी डिजॉल्व नहीं हो रही है इस गिवन कंडीशन पे, पर ये बात सच भी है और झूठ भी है। सच और झूठ दोनों है ये बात, क्योंकि इस समय पता है क्या हो रहा है, कि ये चीनी धीरे धीरे डिजॉल्व तो हो रही है, डिजॉल्व तो हो रही है, पर एट द सेम टाइम जो डिजॉल्व चीनी है ये वाली, ये आपस में एक दूसरे को हिट करके एग्रीगेट हो रही है। तो बाहर से जब कोई व्यक्ति ऑब्जर्व करेगा, अब यहाँ तो मैंने दोनों चीनी के दाने अलग अलग बना दिए हैं, इससे तुम जान गए। सोल्यूशन में सब दौड़ रहे हैं ना, सारे मॉलिक्यूल सब दौड़ रहे हैं इधर उधर भाई, उसमें तो कुछ थोड़ा ना ये जगह अपनी पकड़ के, ये अपनी जगह पकड़ के रखेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो बाहर जो खड़ा ऑब्जर्वर है, उससे जब तुम पूछोगे कि भाई चीनी घुल रही है और क्या, तो ऑब्जर्वर कहेगा नहीं घुल रही है उसको, क्योंकि भाई दोनों प्रोसेस हो रही है ना, यहाँ पर देखो घुलना भी हो रहा है, डिसोल्यूशन भी हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन भी हो रहा है। मतलब कि मैं बोलूँ तो इस प्रोसेस में हो रहा है, यहाँ हो रहा है डिसोल्यूशन, और यहाँ पे हो रहा है क्रिस्टलाइजेशन। बाहर कुछ आवाज़ हो रही है, अगर आपको वो आवाज़ आ रही है तो उसको अवॉइड करें, मेरी आवाज़ पे ध्यान दें, कि आप अपना मूल्यवान समय देकर इस लेक्चर को देख रहे हो। आज टाइम में हमेशा बोलता हूँ कि रील्स और इंस्टाग्राम के ज़माने में अगर तुम टाइम दे रहे हो ना तो बहुत बड़ी बात है फिर वो, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी, ठीक है। तो क्योंकि डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों प्रोसेस हो रहा है,
तो ऐसे में हमें लगता क्या है, लगता है आज बर्फ पड़ने वाली है, नहीं, लगता है कि प्रोसेस रुकी हुई है, रुकी हुई है। कौन सी भाषा लिखी है मैंने वैसे, या फिर दूसरी भाषा में बोलें तो डिसोल्यूशन रुक गया है, रुक गया है। पर रियलिटी में क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन भी हो रहा है, मतलब रेट ऑफ डिसोल्यूशन बराबर हो गया है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। मतलब सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट रिवर्सिबल रिएक्शन में हो गया है। सॉल्यूशन कंटिन्यू सॉल्यूट और सॉल्वेंट में सेपरेट हो रहा है, वही मतलब क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन भी बना रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं डिसोल्यूशन हो रहा है। इस तरीके से हम रिएक्शन के माध्यम से भी दिखा सकते हैं कि हाँ भाई ये जो है आपका एक इक्विलिब्रियम सिनेरियो क्रिएट हो गया है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्रिएट हो गई है। तो सॉल्बिलिटी के दौरान ऐसा होता है, ठीक है। तीन बातें मैंने आपको समझा दी, ठीक है। तीन बातें हो गई, तीन कंसंट्रेशन टर्म हो गए, ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन टर्म कह रहा हूँ, पिछले लेक्चर का बुखार अभी तक नहीं गया। तीन टर्म्स हो गए, ठीक है। अब और क्या बताना है आपको, और क्या बताना है, क्या जानोगे भाई, और जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, नहीं थोड़ी देर बाद हम बता नहीं पाएंगे। और क्या जानना है, और क्या जानना है। हम्म, हाँ, आपको एक चीज़ समझा दे रहा हूँ, और वेपर प्रेशर यार, कीड़े मकोड़े से कीड़े मकोड़े से यार घिरा रहता हूँ गाइस। बहुत प्रकार, भिन्न भिन्न प्रकार के कीड़े वगैरह यहाँ रहते हैं, क्या बताऊँ। ये मेरा बैकग्राउंड देख के तुम्हें लगता होगा कितनी अच्छी जगह रहता हूँ। कमरे का वो छोटा सा हिस्सा ऐसा है भाई, घुमा दूंगा मोबाइल कैमरा तो रो दोगे। कोई नहीं, देखो ये सब देखिए सिंपथी का कोई खेल नहीं है, और सिंपथाइज होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सबकी ज़िंदगी, मतलब मेरी नहीं, सबकी ज़िंदगी कठिन है अपने अपने हिसाब से, कठिनाई का अलग अलग स्तर होता है, वो चीज़ है, ठीक है। एक मिनट रुकना। हाँ तो बेटा, अब बारी है वेपर प्रेशर को समझने की। वेपर प्रेशर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है सॉल्यूशन चैप्टर का या पूरी केमिस्ट्री का, जो कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है। इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो बहुत कम ही सोर्सेज पे ऐसा अवेलेबल होगा जो सही है, और यही है कि आसानी से समझने के चक्कर में गलत समझना अच्छी बात नहीं होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो वास्तव में तो हाँ बेटा, अब देखो बारी है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की। बहुत बार हमने सुना है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, और ये वेपर प्रेशर है क्या, क्या ये कोई बाहर से लगने वाला प्रेशर है, या ये लिक्विड से लगने वाला प्रेशर है। बताओ भाई, सिंपल सी बात है ना, कि क्या ये प्रेशर बाहर से लगता है लिक्विड पे, या फिर लिक्विड लगा रहा है किसी चीज़ पे। समझ में नहीं आ रहा यार वेपर प्रेशर का क्या मतलब है। तो बहुत ज़्यादा ये मिसअंडरस्टूड भी है, हर जगह इसका सही एक्सप्लेनेशन अवेलेबल भी नहीं है। तो मैं तुमको सही वेपर प्रेशर का जो कंसेप्ट है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, बहुत क्लियर रखना चीज़ों को, तभी हो पाएगा काम। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमने जो है एक मिनट, ये देखो मैंने क्या किया, एक जार बना लिया। अरे यार सही बनाता हूँ थोड़ा, ठीक है। ये हमने बना लिया एक कोई कंटेनर या जार। अब इसमें हमने क्या किया, कोई एक लिक्विड भर लिया, ये एक लिक्विड है। वेपर प्रेशर हमेशा लिक्विड का ही होता है, लिक्विड का जो वेपर बनता है उसी का खेल होता है, लेकिन जब भी बात होती है वेपर प्रेशर की, तो वेपर प्रेशर होता है हमेशा एक लिक्विड का है। क्या होता है ध्यान सुनना। देखो ये हमने क्या किया, एक बर्तन लिया, उस बर्तन में हमने क्या किया, लिक्विड को रख लिया है। अब बाहर की अपनी कुछ कंडीशन होगी, कंडीशन बोले तो बाहर का अपना कुछ फिक्स टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम होगा, जो कि थोड़ा बहुत हीट कहीं ना कहीं सराउंडिंग से इस पूरे सिस्टम को थोड़ी बहुत हीट रिसीव हो रही होगी।
जैसा कि होता ही है भाई कि किसी भी बीकर में या किसी भी बर्तन में अगर पानी पड़ा है तो बाहर से वो हल्की हल्की हीट गेन कर रहा होता है। अब गेन करने के बाद होगा क्या, धीरे धीरे जो ये लिक्विड है ये कन्वर्ट होने लगेगा वेपर में। वेपर में शुरुआत तो बहुत अच्छी है भाई, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इन स्टार्टिंग 3 स्टेप में चीज़ों को समझाएंगे। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, स्टार्टिंग सिचुएशन की बात कर लें। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में। ठीक है। अच्छा, धीरे धीरे कहीं ना कहीं वेपर बढ़ते जा रहे हैं, और इस पूरी प्रोसेस में होगा क्या, लिक्विड के पास, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से वो खूब तेजी से मोशन कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा उनको हीट मिलता जा रहा है उतना ज़्यादा तेज अपना मोशन कर रहे हैं, उसी की वजह से धीरे धीरे वेपर बन रहे हैं। पता ही है, छोटे क्लास से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हीट मिलती है तो काइनेटिक एनर्जी तेज होती है जिसकी वजह से वो वेपर बन रहा है। ये बात तो क्लियर है। लेकिन जो नए वेपर बन रहे हैं उनके पास भी अपनी काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से वो कोलिजन कर रहे हैं, इधर उधर कोलाइड कर रहे हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वेपर की संख्या बढ़ती जा रही है कोलिजन बहुत ज़्यादा होने लगा है। अब इस वाले रीजन में कोलिजन बहुत तेज हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज कोलिजन हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वेपर वेपर मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, हो गए हैं। भैया ये तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है कि वेपर काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, प्रॉब्लम आ रही है। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे कोलिजन कर करके जब इनकी एनर्जी कम होगी तो इसी कोलिजन के दौरान मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, एनर्जी को कम करके, जैसे जब एक मॉलिक्यूल मोशन कर रहा होता है, मैं इधर अलग से समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा, लिक्विड लेवल के साथ जो कहानी हो रही है वो मैं समझा दे रहा हूँ। तो एक एक केवल वेपर मॉलिक्यूल को लेके देखते हैं, तो ये ऐसे 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 करके कोलाइड करता रहता है वाटर सरफेस से भी, और ऐसे ऐसे करके, और जैसे इसकी एनर्जी सफिशिएंटली कम हो जाती है और ये वाटर से स्ट्राइक करता है, तुरंत ही ये यहाँ पर कूल डाउन होके वाटर के साथ दोबारा से वाटर बन जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस में हो क्या रहा है समय बीतने के साथ साथ, जब वेपर की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, वेपर की संख्या जब बहुत ज़्यादा हो गई है तो धीरे धीरे जो एक्सेस में वेपर मॉलिक्यूल हैं वो कोलिजन कर करके दोबारा से वाटर के सरफेस से टकरा के, वाटर का सरफेस कह लो या फिर लिक्विड का सरफेस कह लो, अगर हम जनरल लिक्विड ले रहे हैं तो जो मॉलिक्यूल की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है वेपर फेज में, वो कोलिजन कर करके लिक्विड से टकराते हैं और लिक्विड के साथ कूल डाउन होकर दोबारा से लिक्विड बन जाते हैं। मतलब स्टार्टिंग की सिचुएशन तो मैंने बता दी थी। अब सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, एक्सेस एक्सेस वेपर मॉलिक्यूल कोलाइड विथ लिक्विड सरफेस लिक्विड सरफेस एंड कन्वर्टेड अगेन इनटू लिक्विड मॉलिक्यूल। और ऐसा नहीं कि ये प्रोसेस पहले, ये मत समझ लेना गलती से भी, ये मत समझने की कोशिश कर लेना कि पहले वेपर बना फिर बाद में वेपर से दोबारा से लिक्विड बन रहा है। नहीं, ये सब अभी भी हो रहा है, अभी भी वेपर कंटिन्यू बन रहे हैं, वेपर बन रहे हैं। बस मामला इतना है कि वेपर पहले स्टार्टिंग में सिर्फ वेपर बन रहे थे, स्टार्टिंग में सिर्फ वेपर बन रहे थे, और थोड़ी देर बाद क्या होने लगा, वेपर से लिक्विड ही बनने लगा। तो स्टार्टिंग में सिर्फ लिक्विड से वेपर, बाद में क्या हुआ, वेपर से लिक्विड ही बनने लगा। अब ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, मतलब एक समय थोड़ी देर बाद, आफ्टर सम टाइम एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जब, ये थर्ड स्टेप है, एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जब क्या होगा, रेट ऑफ रेट ऑफ इवेपोरेशन becomes equal to rate of condensation, rate of evaporation rate of कंडेंसेशन मतलब वही वेपर मॉलिक्यूल का दोबारा से लिक्विड बनना। तो एक समय आएगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाएंगे, इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। और अब मान के चलो कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, तो इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद कहानी क्या होगी, दोबारा से ये सारा लिक्विड है, यहाँ पे कुछ वेपर मॉलिक्यूल है, कॉन्टिन्यू प्रोसेस चल रहा है, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। और इस पूरी प्रोसेस के दौरान जो, ऐसा तो नहीं कि 100%, कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा कि 100% जो वेपर मॉलिक्यूल हैं
वो कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, वो सिचुएशन तो आने वाली नहीं है। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं कुछ तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, और जो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं वो अभी भी कोलिजन कर रहे हैं, वो कोलिजन करते जा रहे हैं, और कोलिजन करने के दौरान जितना भी वो प्रेशर हिट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है जब कोलाइड करेंगे वाटर सरफेस के साथ तो वो कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और जो प्रेशर ये एक्सर्ट करेंगे उसी को हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो इसको वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो वेपर्स होते हैं वो लिक्विड से ही बनते हैं, और बाद में ये वेपर लिक्विड पे ही प्रेशर अप्लाई करते हैं। हाँ, तो होता क्या है कि जब यहाँ पर 100-200 ऐसे समझ लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल कि 100-200 वाटर वेपर मॉलिक्यूल बन जाते हैं जब लिक्विड वेपर जो बना है। हाँ, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब 100-200 वेपर मॉलिक्यूल ऊपर होते हैं तो उनमें से क्योंकि उनकी संख्या काफ़ी अधिक अधिक हो चुकी है तो वो टकराते रहते हैं वॉल ऑफ कंटेनर और लिक्विड सरफेस से। तो उन 200 मॉलिक्यूल में से 150 ऐसे होते हैं जो कि दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसके बदले जो हमारा वाटर लेवल है, मतलब जो वाटर सरफेस है, वो फिर से कुछ नए वेपर जनरेट कर रहा है। इसी की वजह से इक्विलिब्रियम क्रिएट है, और कुछ मॉलिक्यूल्स परमानेंट वेपर फेज में ऐसे मौजूद रहेंगे जो हिट करते रहेंगे, ठीक है, जब तक वो दोबारा लिक्विड बनेंगे तब तक कोई नया बंदा आ जाएगा वो पूरे सरफेस में कोलिजन करेगा। तो इस पूरी प्रोसेस की वजह से एक प्रेशर एक्सर्ट होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो इसी वजह से इसकी जो डेफिनेशन होती है वो थोड़ी सी एम्बिगुअस हो जाती है, समझ में कम आती है, लेकिन अब आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए। तो बहुत आराम से इसकी डेफिनेशन बोलते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं सीधे, और आप समझना। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ठीक है, जिस लिक्विड की भी बात हो रही हो, इज डिफाइंड एज, इज डिफाइंड एज is defined as the pressure exerted by, defined as the pressure exerted by, defined as the pressure exerted by vapor molecules, vapor molecules, या फिर वेपर क्यों लिख लो, ठीक है, exerted by vapor to the, किस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं भाई, लिक्विड सरफेस पे, टू द लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, या फिर एट इक्विलिब्रियम, इतना भी छोड़ सकते हो। तो ये कहानी है, इस तरीके से पूरी डेफिनेशन होती है और ये इसका मीनिंग है। तो ये जो इक्विलिब्रियम वाला सिनेरियो था यही थोड़ा सा हार्ड था, इसको भी करके देखना है। अब लोग सोचते हैं कि क्या एक्सटर्नल प्रेशर ही, एक्सटर्नल प्रेशर का कोई लेना देना है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड से? एक्सटर्नल प्रेशर का कोई भी लेना देना डायरेक्टली या इन्वर्सली, कैसे भी करके रिलेशन हो, डायरेक्टली हो या इन्वर्सली हो, किसी भी तरीके से वो रिलेटेड है वेपर प्रेशर से, डायरेक्टली या इन्वर्सली? तो इसका जवाब है कि यस, एक्सटर्नल प्रेशर से वेपर प्रेशर का लेना देना है, डायरेक्ट रिलेशन है। क्योंकि जैसे जैसे तुम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाओगे ना, मॉलिक्यूल को कम स्पेस मिलेगा दौड़ने के लिए, और जो कम स्पेस मिलेगा तो वो और तेजी से टकराएगा लिक्विड सरफेस से, जितनी तेजी से लिक्विड सरफेस से वो टकराएगा उतना ज़्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो सिंपल सीधी बात है, एक्सटर्नल प्रेशर जितना बढ़ाओगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होगा, उतना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे समझाना था, मैं इस पूरी बात को दोबारा बताने की भी कोशिश कर लूँगा अभी। तो इस तरीके से हमारे जो टर्म्स थे इससे रिलेटेड, सॉल्यूशन और सॉल्यूशन की स्टडी से रिलेटेड, वो बिल्कुल अच्छे से हम लोग को क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम आगे ट्रिक की बात कर लेते हैं। हाँ भाई, सेकंड बात कर लेते हैं ट्रिक की। हाँ, तो कहानी ये चल रही थी, कहना मैं ये चाह रहा था कि प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, प्रॉब्लम होती है तब जब एक क्वेश्चन में मोलैरिटी, डेंसिटी और मोलैलिटी तीनों की बात करता है, तीनों की बात करते हैं, तब दिक्कत होती है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि वही रिलेशन को सॉल्व करके बनाया जा सकता है। तो याद रखिएगा आप, वो क्या है, स्मॉल एम इज इक्वल टू, यानी मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000
इंटू मोलैरिटी, कैपिटल एम मतलब मोलैरिटी, अपॉन में 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सल्यूट। सब मैं लिखे दे रहा हूँ कौन क्या है। स्मॉल एम है यहाँ पर मोलैलिटी, कैपिटल एम है मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन लिखिएगा, सोल्यूशन। कैपिटल एम क्या है, इसको भी ध्यान से देखना, फॉर्मूला रट लो, पता चले जान ही नहीं पाओ कि किस में कौन सी चीज़ रखनी है। मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, और डी क्या है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। एम बी क्या है, मोलर मास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और 1000 क्या है, क्या है 1000, 1000 का मतलब 1000, ठीक है। चलो ठीक है, मेरे हिसाब से इतना बहुत है। अब हेनरी लॉ को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक बेसिक चीज़ बता दूं ताकि हेनरी लॉ को पढ़ने में मजा आए। जब फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था तो वहाँ पर हमने ये जाना था कि जो सोल्यूशन होता है वो बेसिकली हम 3 टाइप का सोल्यूशन पढ़ेंगे। पहला, गैस डिजॉल्व, आज देखो थोड़ा सा पकड़ेंगे उस चीज़ को, गैस डिजॉल्व इन लिक्विड। दूसरा, लिक्विड dissolves in liquid. Third, solid dissolved in liquid. गैस डिजॉल्व इन लिक्विड, गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करने का क्या पैटर्न है और कैसे वो डिजॉल्व होता है, क्या क्या वहाँ पर मैथमेटिक्स लग रही होती है, उसी को हम समझेंगे हेनरी लॉ में। मतलब हेनरी भाई इतने प्यारे हैं कि इन्होंने वही चीज़ समझाई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम हेनरी लॉ में समझेंगे। कभी आपने सोचा कि कोल्ड ड्रिंक जो होती है, कोका कोला वगैरह, थम्स अप ड्यू, कोई भी, इनको जब आप नया नया मार्केट से लाते हो तो प्लास्टिक की ही बॉटल में रहते हैं, लेकिन इनको दबाओ तो दबते नहीं है, बिल्कुल एकदम टाइट होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें प्रेशर भरा होता है। मुझे मालूम है तुम्हारे दिमाग में जवाब आ गया होगा कि उसमें क्योंकि प्रेशर रहता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पहले से ही उसमें रहता है। तो प्रेशर क्यों देना पड़ता है, क्या रीज़न है उस प्रेशर को देने का। चलो एक सवाल तो छोड़ा, दूसरे पे आ जाता हूँ। अभी सोचा है कि जो गैंगेटिक डॉल्फिन्स होती हैं, गर्मियों के मौसम में तो वो बहुत दिक्कत महसूस करती हैं और ठंडी में बहुत रिलैक्स्ड रहती हैं। इनका भी कोई रीज़न है, सोचना क्यों ठंडियों में वो खुश रहती हैं। चलो दो के बाद एक तीसरा और बता दे रहा हूँ। जो क्लाइंबर होते हैं, पहाड़ों पे चढ़ने वाले, उनके सामने केवल एक दिक्कत नहीं होती कि यार जो है लाओ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले ली, बा काम होएगा वाह। नहीं भैया, ऑक्सीजन के सिलेंडर से उनको ऑक्सीजन तो मिल जाता है, बहुत सारी दिक्कत होती है। वो पता है ऑक्सीजन लेते तो हैं वो, पर फिर भी ऑक्सीजन प्रॉपर ले रहे हैं वो ऑक्सीजन, फिर भी उनके सामने बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे कि उनको चक्कर आ रहा है, वो सोच नहीं पा रहे हैं भाई, बॉडी पेन हो रही है, सोच भी नहीं पा रहे, सोचने में भी उनको दिक्कत आ रही है। ऐसा क्या हो रहा है उनके साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, सोचो जरा इसको भी, क्या दिक्कत हो रही है। एक और चीज़, कभी ज़िंदगी में अगर डाइविंग करना तुम, तो डाइविंग करने के दौरान अगर तुम थोड़ा डेप्थ में चले जाओगे पानी के अंदर, जब तुम डेप्थ में जाओगे, वहाँ गहराई में जाके फिर जब वापस आओगे तो तुम्हारे जितने भी जॉइंट और मसल्स होंगे उनमें एक अजीब टाइप का पेन होगा। वो पेन क्यों होगा, इन सारी बातों का जवाब जानेंगे हम अपने अगले लेक्चर्स में, ठीक है। और अच्छे से पढ़ना इसको, जो भी टर्म्स बताएं उनको देख लेना एक दफ़ा, बाकी क्वेश्चंस वगैरह लगाते रहना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ करना। बाय बाय।